जय हिंद स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का स्टडी मंत्रा बाय इनके यूट्यूब चैनल पर। आप लोगों को सेकेंड ईयर वर्कशॉप कैलकुलेशन के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनके 2 पार्ट मिल चुके हैं। ये उसका तीसरा पार्ट है। ये पार्ट न केवल वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस बल्कि असिस्टेंट लोको पायलट की जो परीक्षा होने वाली है उसके लिए, लोअर डिविजनल क्लर्क का जो एग्ज़ाम होता है उसके लिए, डेटा एंट्री ऑपरेटर का जो एग्ज़ाम होता है उसके लिए तथा TG2 परीक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो अगर इनमें से आप किसी भी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी वैकेंसी के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो सभी के लिए ये क्लास इम्पॉर्टेंट हो सकती है। अच्छा, इसके पहले बताना चाहूँगा कि अगर आपने पिछले पार्ट नहीं देखे हैं तो, या कोई भी मेरा वीडियो आता है उससे संबंधित अगर पिछले पार्ट आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट पर जाकर, और सब जितने भी वीडियो आते हैं सबकी अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, अगर आप देखना चाहते हैं तो आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। अभी हम आप लोगों को 15 क्वेश्चन बताएंगे, समझाएंगे, और आप लोगों को हमें बताना है कि क्या मैं आप सभी को ये 15 क्वेश्चन समझाने में सफल रहा, सभी प्रश्न आपके समझ में आए कि नहीं आए। क्योंकि 15 क्वेश्चन जो मैं बताऊंगा, तो अगर आप लोगों को मैं समझाने में सफल रहता हूँ, समझा पाता हूँ, ठीक है, तो आप लोग पूरा वीडियो देखने के बाद और उसके बारे में अपनी राय ज़रूर दें। पहले मैं कहूँगा कि आप लोग पहले पूरा वीडियो देखें। वीडियो देखने के बाद ही, जैसा कि सभी जो लोग भी यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं कहते हैं वीडियो को लाइक करें, ये सब लोग कहते हैं, तो मैं कहता हूँ पहले आप पूरा वीडियो देखें, अगर पसंद आता है तब जाके लाइक करें, ठीक है। और क्या मैं ये क्लास आपको समझा पाऊँगा, ये भी आप हमें अंत में ज़रूर बताएं। फिलहाल शुरू करता हूँ आज की क्लास, और आज का पहला क्वेश्चन है, यदि एक वृत्त की परिधि और व्यास के बीच अंतर 150 मीटर का है तो उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। देखिए, वृत्त की परिधि और व्यास का अंतर, तो परिधि वृत्त की क्या होती है, वृत्त की परिधि होती है 2πr। क्या होती है? 2πr। और व्यास क्या होता है? 2r। तो त्रिज्या और व्यास के अंतर कितना का दिया है? 150 का। तो इन दोनों में अंतर कितने का? 150। अब यहाँ से क्या 2r कॉमन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2r कॉमन हो जाएगा। तो 2r जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा π-1 बराबर कितना? 150। अभी क्या हो जाएगा? ये 2 इधर बट्टे में जाएगा, तो ये r, ये क्या हो जाएगा? r π-1 और 150 के बट्टे में 2 हो जाएगा, तो 2 से भाग देंगे तो हो जाएगा 75। अब आगे देखिए क्या होगा। देखिए, यहाँ तक हम लोग आ गए थे। r और पाई का मान होता है, अब सभी लोग जानते हैं, 22/7 -1। अब लोग हमारे साथ समझते चलिए, बराबर 75। कहीं पर अगर समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट सेक्शन में बताएंगे, उस क्वेश्चन को दोबारा मैं समझा दूंगा। अब देखिए, यहाँ 22/7 है, तो यहाँ पे एलसीएम बराबर करोगे, ये 7 वहाँ जाएगा तो हो जाएगा r, ये क्या हो जाएगा? r, 1 मिनट, और 22 - 7, तो 22 में से 7 जाएगा तो हो जाएगा 15 बचेगा। r 15 और बट्टे में 7 बराबर 75। तो देखिए, ये जो बट्टे में है ये इधर गुणे में जाता है, ये जो गुणे में इधर बट्टे में आता है, तो अगले उसमें बन जाएगा r और बराबर 75 गुणे 7/15। जो गुणे में था वो बट्टे में आ गया, जो बट्टे में है गुणे में पहुंच गया। 15 कम 15, 15 पची 75, तो r बराबर हो जाएगा 7 × 5 बराबर 35 मीटर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका 35 मीटर। देखते हैं कहाँ पर, ये ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है, तो इसका आंसर 35 मीटर आपका सही हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ पहला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में कहा है, यदि एक गोले की त्रिज्या 2 गुनी कर दी जाए तो आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। ठीक है, गोले का आयतन की बात कर रहा है, तो गोले का जो आयतन होता है आपको ध्यान रखना है, किसी भी गोले का आयतन वो क्या होता है? 4/3 πr³ होता है। गोले का आयतन जो होता है वो होता है, क्या होता है? 4/3 πr³ ये होता है, ठीक है। तो जब त्रिज्या r होगी उस समय गोले का आयतन क्या होगा? जब त्रिज्या r रही होगी तो उस समय गोले का आयतन रहा होगा 4/3 πr³। लेकिन जब त्रिज्या कितनी कर दी गई? 2 गुनी कर दी गई,
तो अब r की जगह पर कितना हो गया, अब r बढ़ के हो गया 2r। तो अब त्रिज्या कितनी हो जाएगी, नया आयतन कितना हो जाएगा, तो नया आयतन हो जाएगा 4/3 पाई, और अब त्रिज्या कितनी हो गई 2r, तो अब की बार हो जाएगा 2r का क्यूब। ठीक है, बाकी सब तो सेम रहेगा, ये हो जाएगा 4/3 पाई और 2r का क्यूब हो जाएगा 8r क्यूब। तो देखिए ये 8 ही यहाँ पर एक्स्ट्रा है, ये r क्या है, एक्स्ट्रा है। ये यहाँ उसको आप ऐसे लिख सकते हो 8 गुणे 4/3 पाई r क्यूब। अब देखिए पहले त्रिज्या थी, पहले आयतन था 4/3 पाई r क्यूब, अब हो गया 8 गुणे 4/3 पाई r क्यूब। अब क्या है, देखिए वृद्धि कितनी हुई, पहले देखिए पहले ये 1 बार था और अब ये कितनी बार हो गया, 8 बार, तो वृद्धि कितनी हुई है। अब देखिए ये 8 बार हो गया है ये चीज़, और पहले कितनी बार था, केवल 1 बार था, तो वृद्धि कितने की हुई, 7 की वृद्धि हुई है। कितने की वृद्धि हुई है, 7 4/3 पाई r क्यूब की वृद्धि हो गई है आयतन में। लेकिन ये 7 गुना की वृद्धि हुई, लेकिन उसने पूछा प्रतिशत में वृद्धि कितनी हुई है, तो देखिए वृद्धि हुई है 7 गुना की, कितने गुना की वृद्धि हुई है, 7 गुना की, तो प्रतिशत में वृद्धि हो जाएगी 7 गुना का मतलब होता है 700%, तो परसेंट में वृद्धि हो जाएगी 700% की। उम्मीद करता हूँ ये बात भी आप लोग समझ पाए होंगे। अगर कहीं पे कोई दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में बताएं। आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन में कहा है एक व्यापारी अपने सभी सामान पर 8% की छूट देता है और फिर भी 15% का लाभ कमाता है। यदि वस्तु पर 250 रुपये अंकित हैं तो उसका लागत मूल्य क्या है। देखिए लाभ हो किस पे कमाता होगा, लागत मूल्य पर लाभ कमाता होगा। ठीक है, तो मान लेते हैं वो वस्तु कितने की लाया था, x रुपये की लाया था, कितने की खरीद कर लाया था, x, और x पे वो 115% का लाभ कमाता है। और ये लाभ कमाता कब है, जब वो 8% की छूट देता हो। छूट किस पे देगा, वो अंकित मूल्य पे। तो 250 रुपये की वस्तु को 92 रुपये में बेच देता है, 92% पे। ठीक है, उसके बावजूद वो लाभ कमा लेता है। अब देखिए क्या होगा, अब देखिए इस 100 से 100 कट जाएगा, इसको हम x बराबर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, जो इधर गुणे में उधर बट्टे में चला जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 250 गुणे 92 और बट्टे 115, बट्टे कितना 115, इसको हल कर लेते हैं तो ये हो जाएगा, देखिए कितना आया था, 250 गुणे 92 बट्टे 115, तो 5 से इसको काट देते, 5 दूनी 10, 5 या 15, 23 बार कट जाएगा। ये 25 जीरो, ये 50 हो जाएगा, 23 एकम 23 और 23 चौको 92, तो हो जाएगा 50 गुणे 4, ये कितना हो जाएगा 50 गुणे 4, 50 गुणे 4 का मतलब 200। तो इसका मतलब उसका लागत मूल्य कितना है, 200 रुपये। उस व्यापारी का लागत मूल्य कितना हो गया, 200 रुपये हो गया। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के तरफ। देखिए सभी क्वेश्चन हमने पहले बताया कि लोअर डिविजनल क्लर्क LDC के लिए भी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। अतः इन क्वेश्चंस का लेवल, क्योंकि मैंने कॉम्पिटिटिव एग्जाम का भी काफ़ी उदाहरण दिया कि कहाँ कहाँ पूछे जा सकते हैं, तो बहुत ज़्यादा लेवल इनका डाउन नहीं, मतलब अप लेवल का क्वेश्चन है। और अगर आप लोग मेरे सामने बैठे होते, मैं क्लास ले रहा होता, तो मैं चेहरे देख के थोड़ा बहुत आइडिया लगा लेता हूँ कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। पर यहाँ पर तो मैं समझ लीजिए मोबाइल के सामने बोल रहा हूँ। तो आप लोगों को अगर कहीं पर कोई दिक्कत होती है, वीडियो को आप रिवाइंड कर करके 1-2 बार देख लें, उसके बावजूद भी नहीं समझ में आता तो कमेंट सेक्शन में बताएं। मुझे ऐसा लग रहा है कि इन क्वेश्चंस का लेवल अच्छा खासा है, मतलब कंपटीशन लेवल के क्वेश्चन मैंने लिए ही हैं, और अगर जिसको बेसिक आइडिया होगा वही समझ पाएगा। तो ITI स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। ऐसे मैंने नहीं कहा था कि ये असिस्टेंट लोको पायलट और डेटा एंट्री ऑपरेटर TG2 सबके लिए इंपॉर्टेंट है, ये एक्चुअल में हैं उस लेवल के क्वेश्चन। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा सा इसको कायदे से देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। दूसरी चीज़ है, वीडियो कभी कभी बड़ा हो जाता है तो कुछ लोग बोर होने लगते हैं। तो अब मैं मोबाइल पे वीडियो बना रहा हूँ तो इस पर कुछ हंसी मजाक या उस टाइप का मन हल्का करने के लिए मैं कर भी नहीं सकता हूँ। तो आप लोग अपने हिसाब से ये चीज़ें देख लीजिए। जहाँ पर आपको वीडियो में अगर बोरिंग लगने लगे तो वीडियो पॉज कर दीजिए, थोड़ा कुछ गाने सुन लीजिए या थोड़ा टहल के आइए,
और उसके बाद दोबारा से वीडियो वहीं से लगा के देख सकते हैं। ये अपने आप के ऊपर है। फिलहाल आप पढ़ाई कीजिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। अगर हमारे चैनल पे आपको समझ में आता है तो यहाँ पढ़िए, और या तो किसी भी टीचर का आपको समझ में आता है आप उससे ज़रूर पढ़िए। मैं ये नहीं कहता कि आप मुझसे ही पढ़िए, जिससे भी आपको समझ में आता है उससे पढ़िए ज़रूर कुल मिला के। और अगर मेरे वीडियो क्लास में कुछ इम्प्रूवमेंट हो सकता है तो सजेशन कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, ठीक है। सभी क्वेश्चन फिलहाल पहले तो सभी क्वेश्चन देख लीजिए। सभी क्वेश्चन देखने के बाद अगर जहाँ पर आपको इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश लगती है तो हमको एक बार बताया जरूर। फिलहाल अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी सेल में साड़ी पर दी गई छूट अंकित मूल्य के 1/4 के बराबर है और इस छूट के कारण होने वाली हानि 15% है, तो लागत मूल्य और बिक्री मूल्य में अनुपात क्या होगा। देख लीजिए, मान लेते हैं यहाँ पर कि उस साड़ी पर जिस पे छूट दी जा रही है उस पर 100 रुपये अंकित है। अंकित मूल्य कितना है? 100 रुपये। जो 100 से कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो जाती है, इसलिए हमने इसको क्या मान लिया? 100 रुपये मान लिया। फिर इसके 1/4 की छूट दी जाती है, तो इसका मतलब छूट कितनी? 25% हो जाएगी। 1/4 का मतलब होता है 25%। तो अगर 25 रुपये की छूट हो जाएगी 100 रुपये पे, तो साड़ी बिक्री के लिए अवेलेबल है कितने पे? इसका सेलिंग प्राइस कितना हो गया आपका? 75 रुपये हो गया। लेकिन कह रहा है कि 75 रुपये पर बेचने के कारण उसकी क्या होती है? 15% की हानि होती है। इसका मतलब अगर वो वस्तु x रुपये में लाया था तो इस x का 85% है, 15 का क्योंकि नुकसान हो गया, तो x का 85% क्या है? 75 है। तो उसका लागत मूल्य कितना हो जाएगा? 75 गुणे 100/85। तो ये हो गया उसका लागत मूल्य। मैं यहाँ लिख देता हूँ 75 गुणे 100/85। ये आ गया उसका लागत मूल्य। ये क्या आ गया? लागत मूल्य। हमको निकालना क्या है? लागत मूल्य और बिक्री मूल्य में अनुपात। बिक्री मूल्य हमने देखा था कितना आया था? 75 आया था। तो इन दोनों का अगर अनुपात निकालना है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर सीधे सीधे बट्टे में SP, इसका अनुपात ही तो निकालना हो। बट्टे में क्या कर दूंगा? 75 कर दूंगा। 3 अंकों के भिन्न बन गए तो यहाँ पे बट्टे में 1 मान लूंगा। अंदर का अंदर से गुणा, बाहर का बाहर से गुणा। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 75 गुणे 100। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 75 गुणे 100, और नीचे हो जाएगा 85 गुणे 75। इस 75 से 75 कट जाएगा। ये देखिए 20 पंचे 100 और 17 पच्चे 85। तो ये आपका अनुपात आ जाएगा 20:17। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आया होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। कहा 2 संख्याएं 2:3 के अनुपात में है, यदि उनका योग 125 है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो संख्याओं का अनुपात क्या है? 2 और 3। और कहा है क्वेश्चन अनुपात में अगर दोनों को जोड़ देते हैं तो कितना हो गया? 125। तो 5 अनुपात का मतलब है 125। तो 1 अनुपात का मतलब हो जाएगा 25 पंचे 125, 25। तो 1 अनुपात का मतलब हो गया 25। आपसे दोनों संख्याएं पूछी हैं, तो 1 अनुपात का मतलब 25, तो 2 अनुपात का मतलब हो जाएगा 50, और 3 अनुपात का मतलब हो जाएगा 75। तो संख्याएं हो जाएंगी क्या? 50, 75। ये तीसरा आपका बिल्कुल सही होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। कहा है एक बॉक्स में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के 280 सिक्के हैं। प्रत्येक प्रकार के सिक्के 8:4:3 के अनुपात में हैं। 50 पैसों के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन को आप लोग समझने का प्रयास कीजिए, और मैं दोबारा कहना चाहूँगा कि अगर एक बार में नहीं समझ आता है तो वीडियो 1-2 बार आप देख लीजिए। फिलहाल देखते हैं। ये 8 के अनुपात में है 1 रुपये के सिक्के, ठीक है। 4 के अनुपात में 50 पैसे के सिक्के, और 3 के अनुपात में 25 पैसे के सिक्के। अगर इन सबको 1 रुपया बनाना है तो देखिए तो 1 रुपया ही है। 4 को अगर 1 रुपया बनाना है, मतलब 50 पैसे के सिक्के को अगर 1 रुपया बनाना है तो 2 से गुणा करोगे, क्योंकि 2 50 पैसे के सिक्के मिलकर 1 रुपया बनाएंगे। और 25 पैसे के सिक्के जो कि 3 अनुपात में, इनको 4 से गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि 4 जो है 25 पैसे के सिक्के मिलकर आपका 1 रुपया बनाएंगे। तो ये नया अनुपात आपका बन जाएगा 8:8 अनुपात, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 12। इसको 4 से भाग दे देते हैं, क्योंकि देखिए 4 से तीनों कट रहे हैं। अनुपात में जो जिस संख्या से तीनों कटते हैं उसको क्या करते हैं? काट देते हैं। तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 4 तियाँ 12। तो नया अनुपात बन गया 2:2:3।
नया अनुपात क्या बन गया, अगर सबको जब हमने रुपए में बदला तो अनुपात बन गया 2:2:3। अब देखिए ये सब मिलके कितने सिक्के हैं, ये कुल मिला के सिक्के हैं 280। इन सबको मिला के सिक्के कितने हैं 280, इसको जोड़ते हैं 3 2 5 2 7, तो 7 अनुपात मिला के सिक्के कितने हैं 280 हैं। तो एक अनुपात का मतलब 7 चौक 28 40, एक अनुपात का मतलब हो जाएगा 40। हमसे पूछा है 50 पैसे के सिक्के, क्या पूछा है 50 पैसे के सिक्के। तो 50 पैसे के जो सिक्कों की संख्या होगी वो होगी 50 पैसे के सिक्कों का अनुपात कितना है 2, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या हो जाएगी, जो कि एक अनुपात का मतलब है 40, तो 2 अनुपात का मतलब हो जाएगा 2 × 40, तो 50 पैसे के सिक्के हो जाएंगे 80। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो 80 यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं। कुल मिला के ऑप्शंस तीनों ऑप्शन वैसे मुझे मिसप्रिंट लग रहे हैं, तो इनमें से कोई नहीं ऑप्शन में, तो ये लगा दें। और कुल मिला के जो कि ऑप्शंस ही अनुपात में दिए हैं तो ऑप्शंस ही ये गलत हैं। ऑप्शन ऐसे देना चाहिए, जैसे 20 30 40 80 ऐसे ऑप्शन देने चाहिए थे, कुछ भी दे सकते थे। फिलहाल के लिए 50 पैसों के सिक्कों की संख्या कितनी आ जाएगी 80, और ये क्वेश्चन को लगाने का सही तरीका है। यहाँ पर ऑप्शन जो है मिसप्रिंट हो गए हैं, किसी दूसरे क्वेश्चन के ऑप्शन प्रिंट हो गए हैं। फिलहाल बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है। कहता है रमन ने एक वस्तु पर 16% का बट्टा दिया और लाभ 20% कमाया। यदि वह 20% का बट्टा दिया होता तो कितने % का लाभ कमाता। चलिए ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन। मान लेते हैं रमन ने जो वस्तु वो बेची है उस पर अंकित मूल्य 100 है। कितना है, अंकित मूल्य उसका 100 है। अब जब वो 16% का बट्टा देगा, मतलब 16 रुपये छोड़ देगा 100 का 16%, तो वस्तु कितने की बेचेगा 84 रुपये की। लेकिन जब 84 रुपये की वस्तु बेचता है तो 20% का लाभ कमाता है। अगर उसकी लागत x रुपये है तो x रुपये पे क्या करता है 20% का लाभ कमाता है, मतलब 120% पे वस्तु को बेचता है। और जब 120% पे बेचता है तो 84 की बेचता है, क्योंकि कहा है कि वस्तु पे वो छूट कितने की देता है 16%, तो 16% की छूट देके वो 84 की बेचता है। और जब 84 की बेचता है तो उसको 20% का लाभ होता है, मतलब x का 120% आ जाता है। अब यहाँ से वस्तु के पहले हम CP निकालें, देखिए इस 0 से 0 कट जाएगा, 12 कम 12 12 84, ये बट्टे में 10 से गुणे में पहुँच जाएगा। तो x का मान आ गया 70, मतलब रमन की वस्तु कितने की है 70 रुपये की है। वस्तु कितने की 70 रुपये की। फिर कहा जाए तो 20% का बट्टा दिया होता, तो देखिए अब हमको लागत उसकी पता चल गई, वस्तु पर 70 की है और अंकित मूल्य हमने कितना 100 माना था। अगर ये 20% किसमें छूट देगा तो वह वस्तु कितने की बेचेगा, 20% की छूट देने के बाद वो वस्तु बेचेगा 80 रुपये की। कितने की बेचेगा, वो 80 रुपये की वस्तु बेचेगा। फिर क्या होगा, फिर पूछता है अगर 20% का बट्टा दिया होता तो लाभ कितने % का होता, तो 70 की उसकी वस्तु थी और 80 का बेचता, तो ऐसे कंडीशन में लाभ उसका कितने का होता 10 रुपये का होता। तो 10 का लाभ होता किस पे 70 की वस्तु पे। फिर पूछा कितने % का लाभ हो जाता, तो परसेंटेज उसका निकाल दो। 0 0 कट गया, कितना आ गया 100/70, सॉरी 0 तो कट ही गया है, तो 100/7 आ गया। तो 7 से इसको भाग दे देते हैं, तो 7 एकम 7 बचा 3 हो गया 30, 7 चौक 28 बचा 2, तो 14 सही 2/7, ये इसका आंसर हो जाएगा। कितना आ जाएगा 14 सही 2/7% का लाभ होता है। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, 14 सही 2/7। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 8 में कहा है कि 1 रुपये के 30 बटन बेचकर एक आदमी 20% लाभ कमाता है। 50% लाभ कमाने के लिए उससे 1 रुपये में कितने बटन बेचने होंगे। देखिए जब वो बेचता है 1 रुपये में 30 बटन, तो लाभ कितने का होता है 120 का लाभ होता है। उससे लाभ कितना कमाना है 50% का लाभ कमाना है, ठीक है। मतलब 1 रुपये के 30 बटन बेचकर 20% का लाभ कमाता है, मतलब वस्तु को क्या 120 पे बेच देता है। अब यहाँ पे अगर बट्टे में 100 करना चाहो तो कर दो, तो ये क्वेश्चन आप ऐसे हल करोगे 1 रुपये के जब 30 बेचता है तो लाभ कमाता है 20% का, तो हो जाता है 120। उसको बेचना कितने पर है 50% का लाभ कमाना, मतलब उसको 150% करना है। अब देखिए अगर इसको हम लोग एक सीध में करेंगे, देखिए बट्टे का बट्टा कट ही जाता है, तो ये यहाँ से आ जाएगा 30 गुणे 120 बट्टे में 150। अब यहाँ से काट दो, 3 एकम 3 3 पच्छी 15, 5 एकम 5, तो 5 दूनी 10, 5 चौके 20।
तो अगर उसको 50% का लाभ लेना है तो उसको 1 रुपये में 24 बटन बेचने होंगे। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। लगभग आधे से ज़्यादा क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, क्योंकि हम लोग एक सेट में 15 क्वेश्चन देखते हैं, आपको पता होगा। अगर इस सीरीज के दो क्वेश्चन जो पहले आए हैं 2 भाग, अगर वो देखने हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और कोई वीडियो देखना है तो हमारे चैनल पे आप प्लेलिस्ट पे चले जाइए, वहाँ पर काफ़ी सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे फिलहाल के लिए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा है, मुझे लग रहा है क्वेश्चन नंबर 8, जी हाँ क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर हमको लगता है मिसप्रिंट हो गया, गायब हो गया। चलिए छोड़िए, तो हम लोग सीधे क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाते हैं। कहा है उस वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी त्रिज्या 21 सेंटीमीटर एवं केंद्र पर अंतरित कोण 60 अंश है। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने का जो सूत्र होता है वो होता है पाई r स्क्वायर थीटा बटे 360 अंश। फिर कहाँ पर देखिए उस वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है, तो पाई का मान कितना हो गया 22/7, सबके मान रख देते हैं। r स्क्वायर है और त्रिज्या कितनी 21, तो इसको लिखोगे 21 गुणे 21। थीटा का मान कितना है 60 और ये बचा हो जाएगा 360। अब इसको काट देते हैं, 7 एकम 7, 7 त्रिक 21, तो यहाँ पर 3 आ गया। 60 एकम 60 और 60 छक्का 360, यह यहाँ पर हो गया। आगे लिख लेते हैं 22 गुणे 3 गुणे 21 बटा 6, यहाँ पर कर लेते हैं 22 गुणे 3 गुणे 21 बटा 6। अब इसको कॉल कर 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 एकम 2, 11 दूना 22। तो लास्ट में आंसर आ गया आपका 11 गुणे 21। तो 21 एकम 21 और 21 एकम, चलिए आगे 11 गुणे 21 कर लेते हैं। तो 21 एकम 21 का 1 हासिल है 2, 21 एकम 21 और 2, 11 एकम 11 और 11 दूना 22 और 1 23, 231। तो यहाँ पर दिक्कत ये है कि 231 ऑप्शन में है ना, 131 ऑप्शन में है, तो इसी को हम सही कर लेते हैं। मिसप्रिंट हो गया है, कितना हो जाएगा 231 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट है, तो आप लोग इस चीज़ को थोड़ा सा सही कर लेंगे। आगे क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा अप है, कुछ क्वेश्चन हैं जो थोड़ा सा अच्छे लेवल के हैं, कुछ क्वेश्चन आसान भी हैं, लेकिन कंपटीशन के लिए भी ये क्लास महत्वपूर्ण इसलिए बन जाती है जो कि क्वेश्चंस का कुछ लेवल है। और ITI किसी भी ट्रेड से आप कर रहे हो, इंजीनियरिंग ट्रेड से, तो 2 साल की ITI, तो सेकेंड ईयर के लिए तो ये क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण है ही है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा उस घन का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करो जिसकी प्रत्येक भुजा 25 सेंटीमीटर है। तो घन का संपूर्ण पृष्ठ होता है आपका, देखिए घन में 6 सरफेस होते हैं। जैसे लूडो है तो लूडो में कितनी सरफेस होती है 6, और एक सरफेस आपकी एक वर्ग बनाती है। तो घन का संपूर्ण पृष्ठ हो जाता है 6a स्क्वायर। कितना हो जाता है 6a स्क्वायर। तो 6 और भुजा का मान कितना है 25, तो 6 25 और 25 का स्क्वायर, तो 25 गुणे 25, तो ये हो जाएगा 6 गुणे 25 पंचे 625। अब इसका गुणा कर लेते हैं, 6 पंचे 30 का 0, 6 दूनी 12 और 3 15, 6 36 और 1 37, तो कितना हो जाएगा 3750। तो घन का संपूर्ण पृष्ठ कितना हो जाएगा 3750 हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में कहा है उस वर्गाकार प्लेट का विकर्ण ज्ञात करो जिसकी प्रत्येक भुजा 28 सेंटीमीटर है। तो जो वर्ग का विकर्ण होता है, तो आपको याद रखना है कि भुजा रूट 2 होता है। वर्ग का विकर्ण क्या होता है भुजा रूट 2। तो यहाँ पे देखिए भुजा कितनी है 28 है, तो इसको 28 और रूट 2 का मान कितना होता है 1.414। चलिए मैं 1.41 से गुणा करता हूँ, क्योंकि दशमलव के 2 स्थान बाद तक ही आपका आंसर दिया है। तो 28 गुणे 1.414 करना है, तो 1.41 को गुणा कर लो 28 से। तो मैं जल्दी से गुणा कर लेता हूँ, ये 8 एकम 8 हो जाएगा, 8 चौक 32 और 2 एकम 2, तो 2 2 4 हो जाएगा, 8 एकम 8, ये 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8 1 9 और यहाँ पर ये आ जाएगा 3 दशमलव कहाँ था 2 स्थान पहले, तो यहाँ पे, तो ये 29.48 सेंटीमीटर आपका आ जाएगा। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। कहा एक बेईमान दुकानदार सामान खरीदते समय 10% तथा बेचते समय 20% की बेईमानी करता है, उसे कितने प्रतिशत का कुल लाभ होगा। तो ऐसे कंडीशन में जब
खरीदते समय और बेचते समय दोनों समय बेईमानी हो रही हो या एक समय छूट दी जा रही हो, दोनों ही कंडीशन में फार्मूला लगता है x + y + xy/100। x क्या है, पहले जो काम हो रहा है, तो पहले क्या हो रहा है 10% की बेईमानी, मतलब उसको 10 का लाभ होगा। फिर वो 20 की बेईमानी करता है, फिर उसको 20 का लाभ होगा, प्लस 10 × 20/100। तो देखिए 0 से 0 कट जाएगा, 10 और 20 मिलके 30 हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 30 और वहाँ पर कितना बच गया था 2, तो 30 और 2 32। तो इस पूरे बिजनेस में उसे कितना होगा 32% का उसको लाभ हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कहा उस वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या है जिसका व्यास 12 सेंटीमीटर और कोण 60 अंश है। देखिए इस टाइप का एक क्वेश्चन अभी हमने किया है और उसी टाइप का क्वेश्चन है, जिसको दोबारा करते हैं। वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है πr² θ/300 60 अंश। तो इसका मान रख देते हैं। पाई का मान होता है 3.14। आर का मान यहाँ पे देखिए व्यास 12 दिया है तो आर क्या हो जाएगा 6, तो इसको लिखते हैं 6 × 6 और थीटा 60 हो जाएगा, तो 60/300 60 हो जाएगा। 60 से 360 6 बार में कट जाएगा, 6 से 6 कट जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 3.14 गुणे में 6। फिर गुणा कर लेते हैं, 6 × 4 = 24, 6 × 6 = 2 8 और 6 × 3 18, तो 18.84 आ जाएगा आपका। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 जो कि आज की वीडियो क्लास का अंतिम क्वेश्चन है वो देखते हैं। कहा यदि परिधि 3.14 सेंटीमीटर है तो वृत्त का व्यास क्या होगा। परिधि कितनी है 3.14, तो वृत्त की परिधि होती है 2πr। इसका मान कितना दिया है 3.14 दिया है। और वृत्त का व्यास निकालना मतलब हमको व्यास क्या होता है 2r होता है, तो हमको 2r का मान निकालना, तो 2r इधर रोक लेते हैं, ठीक है। और 3.14 और पाई को इसके बट्टे में कर देते हैं। अब देखिए 2r बराबर पाई का मान कितना होता है 3.14 होता है, तो यहाँ पर 31.4 दिया था, तो ये मैंने क्या किया है गड़बड़ कर दिया है। ये मान कितना दिया है 31.4, ठीक है। तो 2r को मैं यहाँ पे रोक लेता हूँ और 31.4 के बट्टे में कितना लिख देता हूँ 3.14। देखिए यहाँ पर 0.2 स्थान पहले, तो यहाँ पर भी 2 स्थान पहले कर लो, 0 बढ़ा लो। अब 0 यहाँ भी 2 स्थान पहले, 0 यहाँ भी 2 स्थान पहले कट जाएगा, 314 से 314 कट गया, तो 2r का मान कितना आ गया 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यदि एक वृत्त की परिधि 31.4 सेंटीमीटर है तो वृत्त का व्यास कितना हो गया 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये थे आज के दिन के 15 क्वेश्चन। अगर मैं आपको 15 क्वेश्चन समझाने में सफल रहा हूं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जाकर यस लिख दीजिए, नहीं तो आप लोग नो ज़रूर लिखें और बताइए कि किस क्वेश्चन को समझने में दिक्कत हुई, जिससे मैं आपको और इम्प्रूवमेंट करके आपको वीडियो दे सकूं, ठीक है। तो ये मेरा एक तरीके से आपसे कहना रहेगा कि अगर आपको क्वेश्चन समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में यस, नहीं तो नो अवश्य लिखें। आगे अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो यस लिखने के साथ साथ वीडियो को लाइक अवश्य करें। अगर आप लाइक करेंगे तो मेरा मनोबल बढ़ेगा और मैं और वीडियो ऐसे आपको दे पाऊंगा। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने मिलते हैं अन्य वीडियो में। तब तक आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।